नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प बातचीत में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। विषय है 60 के बाद का जीवन और उस दौरान आधुनिक समय में मानसिक शांति पाने के लिए हमारे प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल। अक्सर होता क्या है कि हम सोचते हैं बुढ़ापा मतलब बस आराम का वक्त, पर असलियत थोड़ी अलग है। अगर सही दिशा न हो तो यही वो दौर है जहां सबसे ज्यादा शांति भंग होती है। उम्र के इस पड़ाव पर खास तौर से 60 पार करने के बाद जीवन एक बिल्कुल नया और गहरा मोड़ लेता है। हमारे पुराणों और चाणक्य नीति जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस दौर को पूरे आत्मसम्मान और शांति के साथ जीने के कुछ कमाल के राज बताए गए हैं। तो आइए आज के इस विश्लेषण में हम उन्हीं रहस्यों को गहराई से समझते हैं जो आज के इस तेज तर्रार समय में भी पूरी तरह से प्रासंगिक और जरूरी हैं। मोटे तौर पे देखा जाए तो आज के इस विश्लेषण को इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है वानप्रस्थ, एक नई यात्रा। दूसरा, आर्थिक सीमाएं, जहां गोपनीयता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तीसरा बिंदु है परिवार और स्वास्थ्य की निजता। उसके बाद चौथा, उम्र और दिनचर्या से जुड़ी व्यक्तिगत सीमाएं। और आखिरी 5वां हिस्सा, आत्मसम्मान के साथ एक शांत जीवन। तो चलिए एक एक करके इन सभी अवधारणाओं को समझते हैं। तो आते हैं पहले हिस्से पर, वानप्रस्थ, एक नई यात्रा। आज के समाज में ना बचपन से एक बात दिमाग में बैठा दी जाती है कि बुढ़ापे में तो बस बच्चे ही एकमात्र सहारा होंगे। पर जब लोग 60 का आंकड़ा पार करते हैं तो अक्सर एक अलग ही सच्चाई का सामना करना पड़ता है। बच्चे अपनी जिंदगी, अपने करियर और अपने परिवारों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार उनके पास वक्त ही नहीं होता। ऐसे में भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर होना कोई विकल्प नहीं बल्कि एक परम आवश्यकता बन जाता है। अगर हम पुराणों की बात करें तो उन्होंने इंसान के जीवन को बहुत ही सोच समझकर 4 आश्रमों में बांटा है। पहला है ब्रह्मचर्य, जो कि सीखने का समय है। फिर गृहस्थ, जहां पारिवारिक जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन होता है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ, जो 60 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है। और आखिर में संन्यास। इस आध्यात्मिक यात्रा को समझने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि 60 के बाद का जीवन कोई ठहराव नहीं है बल्कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति का एक अगला कदम है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि वानप्रस्थ का असल मतलब क्या है। इसका मतलब कोई जंगल में जाना नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है दुनिया भर के मोहमाया और भारी जिम्मेदारियों से धीरे धीरे पीछे हटना, ताकि एक आत्मसम्मान भरी जिंदगी जी जा सके। पर यहीं पर एक बड़ी अजीब सी सामाजिक चुनौती सामने आती है। जैसे ही कोई इस उम्र में पहुंचता है, समाज का नजरिया ही बदल जाता है। जो लोग कल तक सम्मान से पेश आते थे, वो अचानक बहुत ही व्यक्तिगत और सीमा लांघने वाले सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। और ठीक यहीं पर अपनी व्यक्तिगत सीमाओं का सख्ती से निर्धारण करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे विषय की तरफ, आर्थिक सीमाएं, यानी पैसों का मामला, जहां गोपनीयता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। चाणक्य नीति इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। आर्थिक मामलों में गोपनीयता बनाए रखना खुद की रक्षा करने के समान है। बैंक बैलेंस हो, संपत्ति के बंटवारे की योजना हो या फिर सिर पर कोई कर्ज ही क्यों ना हो, इन सब बातों को पूरी तरह से छिपा कर रखना चाहिए। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों? असल में अपनी आर्थिक स्थिति को उजागर करना एक 2-धारी तलवार की तरह है। दोनों तरफ से नुकसान है। अगर किसी को पता चले कि पास में बहुत पैसा है तो तुरंत कर्ज मांगने वाले या स्वार्थ के लिए करीब आने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और इसके उलट अगर किसी को पता चले कि पैसे कम हैं या कर्ज है तो यही समाज मजाक उड़ाने और अपमानित करने पर उतर आता है। कुल मिलाकर दोनों ही स्थितियों में मानसिक तनाव ही मिलता है। बड़ी चालाकी से लोग ऐसे सवाल फेंकते हैं जैसे, वैसे आजकल बैंक में कितना रखा है, या पीछे से प्रॉपर्टी किस बच्चे को मिल रही है। ये सवाल सुनने में शायद बहुत सामान्य लगे, लेकिन इनके पीछे अक्सर कोई सच्ची परवाह नहीं होती। समाज और कई बार करीबी रिश्तेदार भी इन सवालों का इस्तेमाल सिर्फ किसी की हैसियत का अंदाजा लगाने के लिए करते हैं, या इससे भी बुरा, ये बातें घर में पारिवारिक विवाद पैदा करने का काम करती हैं। प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा किसे मिल रहा है, अगर ये बात बाहरी लोगों से चर्चा की जाए तो घर में ऐसी आग लगती जो जिंदगी भर नहीं बुझती। तो ऐसी स्थिति से बचें कैसे? चाणक्य नीति से ही हमें इसका एक अचूक और शक्तिशाली समाधान मिलता है। सीधे शब्दों में कह देना चाहिए, देखिए, मेरी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से मेरा व्यक्तिगत मामला है और मुझे पता है कि मेरे बच्चों के भविष्य के लिए क्या सही है। बस बात वही खत्म। ये एक ऐसी बेहतरीन मानसिक ढाल है जो विनम्रता से उन चुभने वाले सवालों को टाल देती है और शांति को बरकरार रखती है। उम्र के इस पड़ाव में ऐसे ठोस जवाब देना आना ही चाहिए।
तीसरा बड़ा विषय है परिवार और स्वास्थ्य की निजता, यानी घर की बातों और मेडिकल मामलों को एकदम गुप्त रखना। देखिए, 60 की उम्र के बाद जिन 2 चीजों के इर्द गिर्द सबसे सख्त सीमाएं होनी चाहिए ना, वो है पारिवारिक विवाद और खुद की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट। क्योंकि यही वो 2 क्षेत्र हैं जहां एक इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है। बाहरी लोग अक्सर मीठी आवाज में पूछेंगे, अरे आपके बच्चे मिलने क्यों नहीं आते आजकल? या फिर आप तो दिन भर में बहुत गोलियां खाते हैं, क्या हुआ? सुनने में ऐसा लगेगा जैसे उन्हें कितनी फिक्र है, पर सच कहा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें बटोरने के तरीके होते हैं। लोग चेहरे पर झूठी दया दिखाते हैं, पर पीठ पीछे घर की दूरियों का या शारीरिक कमजोरियों का जमकर मजाक उड़ाते हैं। अपनी कमजोरियों को एक खुली किताब की तरह दुनिया के सामने पेश करने से हमेशा बचना चाहिए। ऐसी अनुचित दखलंदाजी को रोकने का सबसे गरिमापूर्ण तरीका क्या है? बड़ी शांति से एक लाइन बोली जा सकती है। पारिवारिक मामले शायद बाहरी लोगों को समझ ना आए, और जहां तक सेहत की बात है, मैं अपने डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल ठीक हूं। ये एक सीधा और स्पष्ट जवाब है। घर की उलझनें घर के दरवाजे के अंदर सुरक्षित रहती हैं, और स्वास्थ्य की जानकारी सिर्फ डॉक्टर और मरीज तक ही सीमित रहती है। आखिर अपनी जिंदगी की कहानी का नियंत्रण किसी और के हाथ में क्यों देना? चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, उम्र और दिनचर्या से जुड़ी व्यक्तिगत सीमाएं। हमारे समाज की एक बड़ी ही अजीब सी आदत है। वो ये तय करना चाहता है कि किसी बुजुर्ग को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो भी सिर्फ उनकी शारीरिक क्षमता देखकर। पर एक पुरानी लेकिन बिल्कुल सटीक बात है, उम्र वाकई केवल एक संख्या है। ये एक अटल सत्य है कि समय के साथ शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन जो सच्ची युवावस्था है वो मन के उत्साह और जीवन के प्रति जोश से आती है। अगर इस सकारात्मक और ऊर्जावान मानसिकता को अपना लिया जाए तो समाज के उस निरंतर प्रयास को आसानी से विफल किया जा सकता है जहां वो 60 के बाद लोगों को किसी काम का नहीं समझते। जीवन के प्रति ये उत्साह ही इस पड़ाव की असली ताकत है। सार्वजनिक राय का ये दोहरा मापदंड देखिए जरा। अगर कोई इस उम्र में भी लगातार काम करता रहे तो समाज आलोचना करता है, क्या बात है, अभी तक पैसों का लालच नहीं गया। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई जल्दी आराम करने का फैसला ले ले तो वही समाज पूछता है, अरे इतनी जल्दी काम क्यों छोड़ दिया? मतलब एक ऐसी स्थिति जहां समाज को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका सबसे बेहतरीन समाधान है अपनी आज़ादी का मजबूती से बचाव करना। इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए, मेरे शरीर और मेरी ज़रूरतों के लिए क्या सही है, ये फैसला पूरी तरह से मेरा अपना है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोई स्पष्टीकरण देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कोई अपना दिन कैसे बिताना चाहता है, काम करना है, आराम करना है या कोई नया शौक पालना है। ये निर्णय 100% अपना होना चाहिए और इस पर किसी की सहमति की मोहर नहीं चाहिए। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, आत्मसम्मान के साथ शांतिपूर्ण जीवन। अब तक हमने जिन भी सीमाओं की बात की, चाहे वो पैसों को लेकर हो, स्वास्थ्य, परिवार या दिनचर्या, इन सबको स्थापित करने के पीछे का आखिरी लक्ष्य बहुत ही सरल लेकिन गहरा है। बिना आत्मसम्मान और निजता के 60 के बाद का जीवन एक मानसिक बोझ बन सकता है। इसलिए इन प्राचीन बातों को अपनी रोजमर्रा की आदतों में ढालना होगा। अतीत में जो हुआ उसे अब पीछे छोड़ना होगा। अपना शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना, थोड़ा वक्त आध्यात्मिक ध्यान को देना और सबसे जरूरी ऐसी अच्छी दोस्ती निभाना जो सच में सकारात्मकता देती हो। ये बातें सिर्फ साधारण सुझाव नहीं हैं, बल्कि वानप्रस्थ अवस्था में सच्ची खुशी और आज़ादी पाने के बेहद ठोस कदम हैं, जो हमें आज के एक आखिरी और विचारोत्तेजक प्रश्न पर लाकर खड़ा करता है, क्या समाज क्या सोचेगा कि डर से बड़ा खुद का आत्मसम्मान नहीं है? आखिरकार समाज की उस अस्थिर स्वीकृति के बजाय अपनी आंतरिक शांति को चुनना ही 60 के बाद लिया जाने वाला सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है। इस विचार पर जरा ठहर कर गहराई से सोचिएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि प्राचीन ज्ञान की ये बातें जीवन के इन स्वर्णिम वर्षों को अधिक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और गरिमापूर्ण बनाने में एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगी। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।